नमस्कार। न्यूज़ और रायसीना रिपोर्ट्स की साझा प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, और उससे पहले जो विपक्षी दलों की आपस में बैठक हुई, गठबंधन बैठक हुई, और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल के सहयोगी दलों की एक बैठक हुई। ये जो गठबंधन की राजनीति की नई शुरुआत हुई है, इसका संसद के सत्र पे क्या असर पड़ेगा, ये राजनीति कहाँ आगे जाएगी, किस शक्ल को ये अख्तियार करेगी, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो वरिष्ठ पत्रकार, पुनीत यादव और औरंगजेब नक्शबंदी। सबसे पहले हम पुनीत के पास चलेंगे और आज संसद में क्या हुआ उसके बारे में उनसे हाल जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या अब बेहतर फ्लोर कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है विपक्षी दलों में। अ, नमस्कार राजेश। देखिए, आज जो संसद में हुआ वही कल भी हुआ था कि काफी व्यवधान रहा। और ऑपोजिशन की तरफ से एक जो डिमांड कल भी थी और आज भी रही कि मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस चल रही है, जो वायरल वीडियो परसों सामने आया, उन तो वो उन मसलों के ऊपर विपक्ष बिल्कुल अडिग है अपनी मांग पे कि वो बहस चाहता है। और कोई शॉर्ट ड्यूरेशन की बहस नहीं चाहता। वो चाहता है कि अ, जो हाउस का दिन का जो बिजनेस होता है उसको सस्पेंड किया जाए और एक विस्तृत जो है बहस उसके ऊपर हो। और प्रधानमंत्री उसमें मौजूद रहें, दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में वो जवाब दें। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर विपक्ष का कहना है कि फिर हमारी मांग जारी रहेगी और हम सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार चाह रही है कि जैसे कि कल जब राज्यसभा का सत्र जब शुरू हुआ तो राज्यसभा में कुछ चूक विपक्ष की तरफ से भी हुई, क्योंकि अ, विपक्ष से कुछ तीन जो हैं सांसद, उन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की डिमांड करी थी, नोटिस सबमिट किए थे। और तीन नहीं, सॉरी, आठ ऐसे सदस्य थे। उसमें कुछ बीजेपी के थे और बाकी विपक्ष के थे, जैसे मनोज कुमार झा, एडी सिंह, जॉन ब्रिटास। ये विपक्ष के सदस्य हैं जिन्होंने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का एक नोटिस दिया था। और फौरन सरकार ने उसको मंजूर कर लिया। मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो पूरी अपनी बात रख भी नहीं पाए थे, और लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल खड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे हम राजी हैं। और उसके बाद विपक्ष के बाकी जो सारे नेता हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन और तमाम सीनियर नेता, उन्होंने कहा कि नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नहीं होगा, हम पूरे दिन का डिस्कशन चाहते हैं और बिजनेस को सस्पेंड कीजिए, और हम इसके ऊपर बहस चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री को सदन में बुलाइए और सदन में उनसे जवाब दिलवाइए। ये और क्योंकि सदन शुरू होने के पहले जो कस्टमरी एक एड्रेस होता है प्रधानमंत्री का मीडिया को, वन साइडेड एक वो होता है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कितने क्रोधित हैं और कितने आहत हैं मणिपुर की घटना से। हालांकि पिछले लगभग 80 दिनों से वो चल रही है इस तरह की घटनाएं वहां, और 80 दिनों में ये पहली बार प्रधानमंत्री का जो क्रोध है और जो उनकी संवेदनाएं हैं वो सामने आई। तो विपक्ष के नेताओं का ये कहना था कि भाई, जब सदन चल रहा है तो आप, और सदन में इस विषय के ऊपर मांग है बहस की, स्थगित हुआ और काफी हंगामा रहा सदन में। लेकिन आज एक फर्क उसमें यह भी था कि जो जो कारण था व्यवधान का, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, वो शुरू हुआ था जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस है उसको लेकर के। क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जब सदन को बता रहे थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो तय करती है कि सदन क्या
कौन से विषय उठाए लेगा और कितना वक्त हर विषय को दिया जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि हम जो दिल्ली ऑर्डिनेंस का जो है उसके ऊपर बहस होगी, और उस पर जो आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि जब ने कहा है कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तय करे, तो क्या ये सही होगा कि सदन इस बिल के ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में के सामने जो है उनके संज्ञान में। और चेयरमैन का यह कहना था कि राज्यसभा में किसी भी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो सकती है, चाहे वो सब जुडिस हो या ना। तो उसको लेकर व्यवधान शुरू हुआ, और उसके बाद फिर विपक्ष के नेताओं ने कहा कि लेकिन बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, पहले मणिपुर पे डिस्कशन होगा और उसके बाद कोई और बिजनेस हम जो है ट्रांजैक्ट करने दें। तो ये सब कुछ जो था वो आज और कल सांसद में रहा। और दूसरा जो आपका था कि क्या बेटर कोऑर्डिनेशन विपक्षी दलों में है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन है विपक्षी दलों का, ये पिछले 3-4 सत्रों से हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा एक फ्लोर कोऑर्डिनेशन विपक्षी दलों में है, सदन की कार्रवाई को लेकर के। और उसमें बीच में कभी कभी कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक बहुत अच्छा फ्लोर कोऑर्डिनेशन विपक्ष की तरफ से हम पिछले 3 या 4 सत्रों से देख रहे हैं। तो वो मैं नहीं सोचता कि कोई बहुत नई बात है, या जो ये नया जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये पहले भी चल रहा था, बल्कि पहले ये बातचीत थी कि जब सदन के अंदर इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं विपक्षी पार्टियां, तो सदन के बाहर उनको ये करने में क्या परेशानी। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या सदन में बेहतर हुआ है, तो वो मैं नहीं मानता कि उसमें कोई खास फर्क नजर आ रहा है। ये कोऑर्डिनेशन हम पहले भी देख रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं। जी। औरंगजेब के पास जाना चाहूंगा। औरंगजेब, जो विपक्षी दलों की बैंगलोर में मीटिंग हुई थी, काफी उस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आगे का रास्ता, आगे की मीटिंग का रास्ता भी तैयार हो चुका है। आपको लगता है, एक सवाल जो मेरे मन को बार बार आता है वो ये है कि अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आम राय होनी बाकी है, या सब कुछ सुलझ गया? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी सुलझाने हैं। जैसे कन्वीनर कौन रहेगा, ये एक मुद्दा है कि ये कौन बनेगा। देखिए, हर एक पार्टी चाहती है कि उसका एक इसमें दबदबा रहे, वर्चस्व रहे। तो जेडीयू भी चाह रही है उनका बंदा रहे, नीतीश कुमार रहे। ममता बनर्जी भी, उनकी पार्टी भी चाह रही है कि ममता बनर्जी रहे। तो एक ये यहाँ रसाकशी हो जाएगी, और नेचुरल है, इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। हर एक अपने उस दिखा देगा कि हम जी कोई किसी से कम नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें 11 मेंबर इन्होंने कहा है कि कौन से 11 रहे, वो 11 मेंबर कमेटी तय करे। देखिए, अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है और इनको फटाफट कोई डिसीजन लेना है। वो आराम से ले सकते हैं। और जैसे हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि ये नाराज हो गया, वो नाराज हो गया, ये चीजें स्वाभाविक है। जब आप किसी को देखिए, नाम को लेके भी कई लोगों को थोड़ा सा मनमुटाव हो गया कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया। ये सब चीजें होती रहेगी। लेकिन हर एक को मालूम है, हर एक पार्टी को उनका एक लक्ष्य है, एक उनको मालूम है कि हमारे को इस टाइम सबसे बड़ी चुनौती है कि हम बीजेपी को हरा दें। और ये छोटे मोटे मुद्दे बाकी सब ये थोड़ा बैक सीट ले सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो ये है, मेन चैलेंज जो है वो है बीजेपी को कैसे हरा जाए, उसके लिए एक साथ होना। तो मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज इनका, देखिए, सबकी मजबूरी है, ये भी आप देख के चलिए। हर एक पार्टी की मजबूरी है। आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, चाहे शिव उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी शरद पवार की हो। आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में जो सबसे कमजोर कड़ी थी वो अभी तक इंटैक्ट है। और जो हम बहुत कहते थे कार्डर बेस्ड पार्टी है, पर्सनालिटी बेस्ड पार्टी है, उनका हाल क्या है वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है उनके लिए कि हम कैसे सर्वाइव करें।
उनको ये भी लगता है कि अगर हम इस टाइम जुड़ेंगे नहीं तो कल कोई जो हशर शिवसेना के साथ हुआ एनसी वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये एक उस ब्रॉडर इशू पे सारे एकजुट हैं। देखिए ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे कड़ी जो कमजोर कड़ी थी उनके साथ अभी तक नहीं हुआ। हो सकता है कि उन पे काम नहीं किया गया हो, दूसरे पार्टीज पे काम किया गया, ये भी हो सकता है। तो जो एक जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका, वो मुझे लग रहा है कि वो ऑलमोस्ट बन चुका है। कन्वीनर और कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी बाकी है, वो भी हो जाए, भी थोड़े थोड़े दिनों के लिए टाल देंगे। वो हो सकता है वो चुनाव तक टाल दें, हो सकता है चुनाव के बाद वो कर ले। वो आपस में सहमति, आम सहमति के साथ वो कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, पुनीत को ऐड करना चाहता हूँ। देखिए राजेश, जो ओनस होता है पार्लियामेंट चलाने का, ये ऑपोजिशन का ये जो कोई आके बोलेगा, ऑपोजिशन तो रखेगी। हमने पीछे बीजेपी जब 2G पे थे तो कई दिनों तक उन्होंने सदर पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और जब तक उन्होंने अपनी डिमांड नहीं मनवाई कि जेपीसी का डिमांड वो था कि उनका गठन का था, तब तक उन्होंने सदन चलने नहीं दिया। तो ये कोई नई बात है, लेकिन इसमें हमेशा ओनस जो होता है वो होता है सरकार का, कि कैसे वो कुछ देखिए गिव एंड टेक है। आप अपोजिशन का कुछ सुन लो, अपना कुछ कर लो, और आप एक सदन चला लो। ये हम पिछली बार भी देखे। पिछली बार जेपीसी को लेके अडानी के इशू पे चली नहीं पार्लियामेंट। इस बार जो है वो मणिपुर इशू आया ठीक सेशन से पहले। तो बहुत ही एक दरिंद वो आपने देखा कि हैवानत का वीडियो था। ये देश शर्मसार हुआ है उस वीडियो को देख के। तो उस पर कार्रवाई तो हर एक मांगेगा। ये कोई इसमें सरकार को कोई मॉरल हाई ग्राउंड लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्शन मांग रहा है। देखिए कल जब वीडियो आया तो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों वारदातें वहां हो गई हैं। तो उस आदमी का क्या करेंगे जो कहता है कि, जो एक्नॉलेज कर रहा है कि ऐसी बहुत सारी बात। तो सरकार का ये बनता है, ये उनका ये कर्तव्य है उनका कि उस पर एक्शन ले। वहां जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उठी है उसको एड्रेस कर ले। और यहाँ संसद को बता दे कि वो क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कहीं, अगर ऑपोजिशन अपना एक डिसरप्टिव मूड में है तो उसमें कोई ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर पार्टी ने किया है जब वो ऑपोजिशन में रहे। लेकिन ओनस सरकार का है, और इस सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की। राजेश। पुनीत, हमने आपके पास वापस लौटेंगे। हमने बात की थी बेटर फ्लोर कोऑर्डिनेशन की। अच्छा, उसको हम दूसरी तरीके से देखना चाहेंगे। क्या कुछ आपको कुछ नया विपक्षी एकता के बाद, इस मीटिंग के बाद, बेंगलुरु मीटिंग के बाद, ठीक है, और फ्लोर कोऑर्डिनेशन पहले भी था, लेकिन संसद में कुछ ज्यादा आपको उबाल नजर आ रहा है विपक्ष के बीच में कि हाँ, हम अब थोड़ा उनपे ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब सरकार को हम और बेहतर तरीके से घेर सकते हैं, ऐसा कुछ आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए वो तो जो है एक आम माहौल है विपक्ष के अंदर इस वक्त। और ये और बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप लोकसभा चुनाव के और नजदीक आएंगे। क्योंकि देखिए पहले जो था, जो मैं कह रहा था कि पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर कोऑर्डिनेशन पिछले कुछ सत्रों से ठीक था। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और दूसरा कुछ माहौल में भी परिवर्तन आया है, राजनीतिक माहौल में। क्योंकि कर्नाटका में जिस तरह से भाजपा की हार हुई है, उसके पहले हिमाचल में हुई थी, हालांकि गुजरात में भाजपा जीती थी। तो एक विपक्ष को लग रहा है कि अब और फिर आप मुद्दे भी देखिए किस तरह के आ रहे हैं। मणिपुर का जो मामला है वो ठीक है। अब कुछ लोग इस पे कह रहे हैं कि भाई इस पे राजनीति हो रही है और वो, लेकिन कोई भी इंसान अगर उस वीडियो को देखेगा, क्योंकि और ये वीडियो पुराना है अभी, मतलब ये बात जरूर है कि ये अभी आया है, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है, और घटना वारदात जो है ये 4 मई की थी। लेकिन आप ये देखिए कि 80 दिन से देश का एक राज्य इस तरह की जो है हिंसा की चपेट में है, और प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं कह रहे। मुख्यमंत्री ने बीच में
खबर आई कि साहब वो इस्तीफा देना चाह रहे थे और उनके समर्थकों ने कहा आप इस्तीफा ना दें, तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वो बने हुए हैं अभी अपनी और उनके आप बयान देखिए किस तरीके के हैं कि जैसा कि अभी औरंगजेब ने जिक्र किया कि सैकड़ों वारदातें इस तरह की यहाँ हुई है, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि सैकड़ों वारदातें हुई हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये सही भी है या नहीं। जो चीज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं उसके ऊपर अगर मुख्यमंत्री कहे कि ऐसी तो सैकड़ों वारदातें हो जाती हैं और हमें देखना पड़ेगा, आप लोग तो एक ही की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो 100 FIR हैं और हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। तो और फिर आप कहते हैं कि फौरन 4 मई को जब घटना हुई उसके फौरन बाद जो है पुलिस ने और राज्य सरकार ने और भाजपा की राज्य सरकार है, हमने संज्ञान ले लिया था। लेकिन पहला अरेस्ट जो हुआ वो वीडियो आने के बाद हुआ, क्योंकि सारा बवाल जो है वो वीडियो आने के बाद हुआ है। तो जाहिर सी बात है इन ये चीजें सिर्फ विपक्षी नहीं, मैं कहूंगा कि बाकी के जो आम जनता है उसको भी उत्तेजित करने वाले मुद्दे हैं ये। और उसके अलावा फिर अब आप देखिए कि विपक्ष को काफी मुद्दे बैठे बिठाए भी मिल गए। वही मणिपुर की जो हालत है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की है, उसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है। वो पूरा भाजपा का फेलियर रहा है, जिसको अब जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी जिम्मेदारी के तहत उठा रहा है। जो प्राइस राइज की आप इशू देखिए कि भाई, हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से अब ये चल रहा है, बातचीत हो रही है कि भाई टमाटर के दाम किस तरह से बढ़े हैं, बाकी सब्जियों के दाम या जो मूलभूत हमारी जो चीजें हैं जरूरत की उनकी किस तरह के उनके दाम बढ़ गए। तो ये अगर विपक्ष इस मामले को नहीं उठाएगा और चुनाव आने के में अब 10 महीने रह गए हैं, 5 राज्यों में 5 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो फिर कब उठाएगा, कब ये मतलब इसमें आप वो जो है कॉमन स्ट्रैटेजी की आप झलक देख पाएंगे। तो ये तो वक्त है इनके पास इन मामलों को ठीक से उठाने का। और मुझे नहीं लगता कि इसमें हम विपक्ष को किसी भी तरह से गलत कह सकते हैं कि भाई ये आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली देखिए, एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे जिन्होंने मुझसे एक बार ये बात कही थी, जब एक और कोई बड़ा हादसा हुआ था और यही इसी तरह की बातें हुई थी कि कांग्रेस क्या इस चीज को पॉलिटिसाइज कर रही है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए अल्टीमेटली हम लोग राजनीति में हैं, हम पॉलिटिक्स में हैं। हम कुछ भी करेंगे चाहे वो सही हो गलत हो, लेकिन जो भी होगा वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही होगा, क्योंकि हमारा पेशा पॉलिटिक्स। और जस्ट बिकॉज हम पॉलिटिक्स में हैं तो और आप ये कह दें कि साहब कहीं कोई बड़ी दर्दनाक घटना घटी है आप उसको ना उठाएं क्योंकि लोग कहेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आप उसे पॉलिटिक्स का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन ये मामले विपक्ष को उठाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अभी से भी ज्यादा आक्रामक तौर पे उठाने पड़ेंगे। अब उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहेगा और क्या सभी पार्टियां एक ही मुद्दे पर एक समान जो है कैंपेन चलाएंगी, वो उन पार्टियों के बीच के चर्चा का विषय है। हो सकता है कि जो एकजुटता हमें मुद्दों के ऊपर पिछले कुछ दिनों में दिखी है वो शायद 2 महीने बाद ना दिखे, या 2 महीने बाद उससे ज्यादा अच्छी एकजुटता दिखे। हो सकता है कुछ पार्टीज, क्योंकि 26 पार्टीज बैंगलोर में इकट्ठा हुई थी, हो सकता है उसमें से 1 2 3 पार्टीज अल्टीमेटली कहें कि नहीं, हमारे लिए ये अलायंस हमें माकूल नहीं लग रहा, तो हम इसमें नहीं रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहूंगा कि ये लोग सब एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ और एक आक्रामक तौर पर सरकार को कटघरे में जो है वो खड़ा कर रहे हैं। और जैसा कि औरंगजेब ने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों के ऊपर बयान दें। हर चीज का जवाब चुप्पी नहीं हो सकता राजनीति में।
और खास तौर से उस पार्टी और उस प्रधानमंत्री के लिए जो 9 साल से और उसके पहले 10 साल जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हें उनकी चुप्पी के लिए टॉन्ट करते रहते थे। आज की तारीख में आप ये देखिए कि चाहे भाई देखिए निर्भया का कांड हुआ था, उसमें क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती शीला दीक्षित, क्या उन लोगों ने बयान नहीं दिए थे? क्या उन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर सवालों के जवाब नहीं दिए थे? तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे सकते? और खासतौर से अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई उनके दिल में बड़ा क्रोध है, उनके दिल में बड़ी पीड़ा है, तो यही चीज इतना ही बोल दें आकर के संसद के अंदर। मैं चर्चा का समापन औरंगजेब के पास जाके करना चाहूंगा। औरंगजेब संसद के सत्र की हमने बात कर ली, रिसर्जेंट विपक्ष की भी बात कर ली। हम जो बुगाहट सुन रहे हैं कि कांग्रेस की हालत कुछ बेहतर हो रही है, तो कुछ बड़े नेता जो है घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कुछ आपस में चर्चा चल रही है। खासतौर पर दो नाम मैंने सुने हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कपिल सिब्बल। ऐसा क्या सही है? तो ये तो रूमर्स तो रहेंगे, लेकिन जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर चले गए और जहां तक वो अब है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। देखिए उनके हमें एक चीज और याद रखना चाहिए कि उनके बेटे के खिलाफ एक केस भी चल रहा है। तो वो उसका एक बहुत बड़ा एक इशू है, ईडी का मामला चल रहा है। अभी तक तो वो ठंडे बस्ते में है। उन्होंने थोड़ा सा स्टेप इधर को लिया तो वो ईडी का फिर आगे बढ़ेगा, क्या होगा। देखिए ये मैं कोई ऐसी ख्याली ब्लॉग में नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये जग जाहिर है कि केस चल रहा है, उन पे चल रहा था इनके बेटे पे। तो दूसरा, सिब्बल साहब के बारे में कह नहीं सकते हैं। हालांकि उन्होंने कई इंडिकेशन दिए पिछले कुछ दिनों में, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो राहुल गांधी को अगर अप्रोच किया तो वो डिफेंड भी कर सकते हैं इस केस में, जो उनका कन्विक्शन में केस में। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से राजेश बहुत जल्दी होगा। उन्होंने पहले, सबसे पहले जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उनको ये भी देखना होगा कि क्या वो मुद्दे सारे एड्रेस किए गए हैं। वो बात भी देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने उस टाइम जो पत्र लिखा था उन्होंने उस टाइम की सोनिया गांधी को, क्या वो सारे इश्यूज, तो वो सब देखना पड़ेगा। फोर्स है पंजाब में, ये मानने वाली बात है। देखिए उनको एक पॉलिटिकल नोविस ने वहां पे हरा दिया पटियाला में। जो उनका गढ़ है, उनका राजपाट, सब कुछ वहां पे है। तो अगर राजा वहां हार जाएंगे तो इसका मतलब है कि उनका हो गया है, उनका टाइम आ गया है। तो बड़ा मुश्किल कहना है कि वो अभी, देखिए बीजेपी के लिए वो ज्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि, हाँ एक फेस है कि एक जी अमरिंदर जो उनका एक अपना था, एक जब कांग्रेस में थे। और हमेशा ये एक चीज मैं आपको और शायद बता दूं, वो जब बीजेपी भी जीते हैं, एक बस एक छोटा सा मैं बताऊं, वो जब भी जीते हैं कांग्रेस के साथ ही जीते हैं। जब वो अकेले गए या तब वो हार गए हैं। ये भी रिकॉर्डेड, ये हिस्ट्री है। हाँ जी। इसलिए इसीलिए शायद बीजेपी ने बहुत कोशिश किया कि अकाली दल को किस तरीके से एनडीए की मीटिंग में लेकर आए। फाइनली वो नहीं आए, इसके लिए बहुत कोशिश हुआ। अगर अगर सुखबीर नहीं बादल। देखिए, एक तरफ से आप कोशिश, राजेश एक तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं कि सुखबीर बादल वापस आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसी वारिस हैं प्रकाश सिंह बादल के। तो फिर किस तरह का आप वो चाहते हैं, कैसे वो वापस आ जाते हैं। एक डायकोटमी है यहाँ पे कि आप उनको, ढींडसा को बोल रहे हो वारिस और सुखबीर को बाहर रख रहे हो। बहुत कुछ अभी देखना हो सकता है। देखिए अकाली दल की भी मजबूरी है। अकाली दल इस टाइम बहुत ही उनके जो है ना, वो डाउन इन द डंप्स है वहां पे पंजाब में। उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि वो आए, वापस आए, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनका जो स्पेस गया है, वो लग रहा है कि अभी काफी टाइम लग जाएगा उनको वो स्पेस गेन करने में। औरंगजेब, मैं चर्चा का समापन जो है वो एक पंजाबी कहावत से करना चाहूंगा, जिसमें कहा जाता था कि जिन्हां दे पल्ले दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। उसका मतलब ये है कि जिसके पास दाने हैं उनके बेवकूफ भी जो है सियाने माने जाते हैं। ये कहावत जो है इस वक्त राहुल गांधी पर सही लागू होती है। जब सत्ता
आपको मिलती है, चुनावी जीत आपको मिलती है, तो जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कह के मजाक उड़ाते, सडनली उनमें राहुल गांधी में एक बड़ा नेता नजर आ रहा है। तो ये सब घर वापसी की सुखबुगाहट, और कुछ लोगों ने, विपक्षी नेताओं ने कहा कि वो उनको ऐतराज नहीं होगा अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के उम्मीदवार होते हैं तो ये सब तमाम बातें ये इसी तरफ इशारा करती हैं। और 5 राज्यों के चुनाव जो हैं उनके नतीजे जो हैं और बनाएंगे, और वो शायद राहुल गांधी को और सियाना साबित कर देंगे। बहरहाल चर्चा का समापन यहीं पे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। पुनीत, आपका भी और धन्यवाद। मुझे आपका भी।